नमस्कार दोस्तों, प्रोविंस जीएस स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सतीश गौर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं सबसे पहले तो दीपावली 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी के लिए दीपावली शुभ हो। आने वाला समय आपके लिए शुभ हो, मंगलकारी हो। हार्दिक शुभकामनाएं आपको दीपावली की। और आज मैं आप लोगों को एग्ज़ाम का जो स्टैटिक जीके का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नीति निर्देशक सिद्धांत, स्टैटिक जीके नहीं है, ये पॉलिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको समझाने जा रहा हूँ, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है, 36 से 51 तक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके समक्ष रखा जा रहा है। ऑल वन डे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और हमारा जो बेस्ड है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी से ये क्वेश्चंस उठाए गए हैं। सबसे पहले आपके लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो वर्णन है संविधान के भाग 4 में किया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं का जो वर्णन है वो किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 में किया गया है। किस में किया गया है? भाग 4 में। क्वेश्चन क्या बनेगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो वर्णन है किस भाग में किया गया है? संविधान के किस भाग में किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो वर्णन है संविधान के किस भाग में किया गया है? तो हम आंसर देंगे संविधान के भाग 4 में किया गया है। उसके बाद में है अनुच्छेद 36 से 51। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक बिलोंग करते हैं? तो हम कहेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो 36 से 51 तक दिए गए हैं। कहाँ तक? 36 से 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51 तक दिए। इस चीज़ को आप काफ़ी बार रिवाइज करना है, जिससे कि आप दिमाग में फिट बैठ जाएगा। तो 36 से लेकर 51 तक आपका ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत आए हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत आए हैं। इससे पहले मैंने मौलिक कर्तव्य आपको बताए थे। मौलिक कर्तव्य तो वो मेरी पहली वीडियो, ये मेरी सेकंड वीडियो है आर्टिकल में, ये उसमें पॉलिटी में। तो ये आपको समझ आया होगा। आर्टिकल 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत। दूसरा पहला क्वेश्चन क्या बना था? नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? भाग 4 में। दूसरा क्वेश्चन क्या बना था कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है नीति निर्देशक सिद्धांत? किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णन किया गया है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन इसमें ये बनेगा कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो किस देश से लिए गए हैं? किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो हम क्या देंगे? नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। किससे? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। दोस्तों मात्र 2 लाइन में 4 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। तो देखो, मैं आपके लिए एक एक लाइन जो भी लाइन है, इन सभी लाइन में क्वेश्चंस बने हैं। एक एक लाइन चुन चुन के आपके लिए मैंने लिखा है। यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ तक 2 लाइन में, केवल मात्र 2 लाइन में 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपके लिए आप एंड तक बने रहें। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए वीडियो और वनडे एग्जाम के लिए। दोस्तों हम आपको सही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं ताकि आपको समय व्यर्थ ना हो, समय खर्च ज़्यादा ना हो। हमारा जो टारगेट है कम समय में ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करना है। तो आप बने रहें। उसके बाद में इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। देखो, क्वेश्चन नंबर बनेगा कि निम्न में से ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत को वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। क्या नहीं है? वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। और इसे हम किसी भी स्टेट में न्यायालय द्वारा लागू नहीं कर सकते। इसमें स्पष्ट लिखा है, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। आप इसे भली भांति समझ लें। 2 से 3 बार आप इस वीडियो को देखें, जिससे कि आपको एक बार समझ में आ जाएगा। आप लोगों को मात्र 3 लाइन में 5 से 6 क्वेश्चंस बन रहे हैं। आपके 3 लाइन में 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं, जो कि मैंने आपको एक विस्तृत रूप में बताया है। इनमें से कोई ना क्वेश्चन आपको जरूर फंस जाएगा। उसके बाद में अनुच्छेद, तो 36 से 51 तो
वर्णन है। अब हम इन अनुच्छेद के बारे में, जो मेन अनुच्छेद हैं आपके, उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से वर्णन कर रहा हूँ। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 क्या कहता है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी टाइम्स एग्जाम में पूछा भी गया है कि आर्टिकल 38 आर्टिकल 38 किस चीज़ से बिलोंग करता है? तो आर्टिकल 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। जो भी राज्य है, जिसकी भी सरकार है, उसका ये कर्तव्य होगा कि जो हमारा राज्य है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। जो सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं वो राज्य का कर्तव्य होता है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का। उसके बाद में जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा, जिससे जो रहने वाले व्यक्ति हैं जिस राज्य में, उनको सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय मिल सकेगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में है अनुच्छेद 39 का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन। आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है 39 का। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि 39 का क्या कहता है, तो हम कहेंगे 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन। इसका विस्तृत वर्णन इस रूप है कि जो समान न्याय होना चाहिए, निःशुल्क विधिक सहायता, विधिक माने कानूनी सहायता, ये निःशुल्क सहायता होनी चाहिए, कानूनी, जो भी कानूनी रूप में जो प्रोवाइड किया जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, वो निःशुल्क होनी चाहिए, तथा समान कार्य के लिए समान वेतन। ऐसा नहीं है कि एक ही पॉइंट पे दो व्यक्ति लगे हुए हैं, उसके लिए अलग वेतन होगा और उसके लिए अलग वेतन होगा। ये इस चीज़ का अनुच्छेद का 39 का खंडन करता है कि समान किसी का पद पे है व्यक्ति और उन्हें समान ही वेतन मिलना चाहिए। ये अनुच्छेद 39 का कहता है। आगे चलते हैं। 39 का गा कहता है धन का समान वितरण। आप लोग इसमें 39 का गा को मोस्ट इंपोर्टेंट रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। 39 का धन का समान वितरण, 39 का गा। अनुच्छेद 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 40 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 40 कह रहा है, 41 क्या कह रहा है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये भी इम्पोर्टेंट है। हमारा जो अनुच्छेद 41 कहता है, ऐसी कंडीशंस होती हैं जो हमारा अधिकार होता है, शिक्षा पाने का अधिकार होता है, लोक सहायता पाने का अधिकार होता है। उसके बाद में अनुच्छेद 43 कार्य को निर्वाचन, मजदूरी और कुटीर उद्योगों प्रोत्साहन, मजदूरी और कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन देता है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 44 है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। आर्टिकल 44 क्या है? नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। नागरिकों के लिए देखो 4 ये भी समान है तो समान सिविल संहिता। उसके बाद में अनुच्छेद 46 अनुसूचित जनजाति है। उसके बाद अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे 48 को याद रखें। ये कृषि एवं पशुपालन संगठन है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके समक्ष रखा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।